व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज रिचार्ज और आज की है ये थर्ड वीडियो। इस वीडियो में बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 3 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूनिट 1 खत्म कर देंगे। आज मैं पहले से बोल रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो से बोल रहा हूँ, पूरा दिन डेडिकेट करके इंडियन इको का चैप्टर नंबर 1 2 3 कृपया करके याद कर लो। बॉयज एंड गर्ल्स याद कर लो। आज कोई भी बिल्कुल भी मत छोड़ना यार। देखो, हमें एम करना है इकोनॉमिक्स में 80 में से 80 लेने हैं, तो बढ़िया तरीके से लर्निंग कंटिन्यू रखना। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मोर अबाउट लर्निंग यार। तो आज ये चैप्टर नंबर 3 भी अब हो जाएगा, अच्छे से करके सोना। और इसके बाद हम लाइव PYQs कर रहे हैं 5 बजे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और एक क्विक रिवीजन देते हैं चैप्टर नंबर 3 को। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करें जी। तो चैप्टर नंबर 1 में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि जिस टाइम हम आज़ाद हुए, तो आज़ादी के टाइम पे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या सिचुएशन थी। देन चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा कि किस तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग करी गई और वो 40 साल प्लानिंग के किस तरीके से 1950 से 1990 तक एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और हमारे फॉरेन ट्रेड में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे। अब आ चुके हैं बच्चों हम चैप्टर नंबर 3। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि 1991 में आके सारी ही पॉलिसीज चेंज हो गई, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो इंडस्ट्री की हो, चाहे वो फॉरेन ट्रेड की हो। तीनों में ही पॉलिसीज में मेजर चेंजेस आए। सर वो चेंजेस आए क्यों? चेंजेस इसलिए आए बच्चों की हमारा इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गए और 1991 में आके हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि हम तो डूब जाएंगे भाई। तो हमारे उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, वो गए सीधा वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास और उनको बोला कि भैया हमें लोन चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक और IMF ने बोला कि लोन तो दे देंगे, लेकिन तुम्हें अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी। ये जो तुम प्रोटेक्शन कर रहे हो ना अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का, ये हटाना पड़ेगा। ये जो तुमने बहुत सारे लाइसेंसेस वगैरह लगाए हुए हैं ना प्राइवेट सेक्टर पे, ये हटाने पड़ेंगे। ये जो तुम बाहर वाली कंट्रीज के साथ व्यापार नहीं कर रहे ना, ये सब हटाना पड़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अलाउ करनी पड़ेंगी। तो हमें बहुत जबरदस्ती में ये सारी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ी, जो कि हमारे लिए फायदे में भी आई। कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1991 में बच्चों LPG आया, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। वो तीनों को हमको यहां से अच्छे से पढ़ना है और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आता है रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये रिफॉर्म्स यानी कि ये LPG लाने क्यों पड़े, क्या क्या मल्टीपल रीजंस थे। तो मैंने आपको बताया ना कि देश ऑलरेडी डूबता जा रहा था, तो पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत पुअर था। कहीं से भी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही थी। पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर पा रहा था इकोनॉमिक ग्रोथ को। BOP हमारा डेफिसिट में चला गया था। BOP आप समझते ही हो, हमारा जो हमारा चैप्टर मैक्रो में हमने पूरा का पूरा पढ़ा है, जिसके अंदर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में सारे के सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, वो नेगेटिव में चला गया। उसके बाद महंगाई बढ़ती जा रही थी, फॉरेन रिजर्व्स हमारे खत्म होते चले जा रहे थे, कर्जा बहुत ज़्यादा हो चुका था, मैनेजमेंट खराब था बिल्कुल हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेस का। तो मल्टीपल कारण की वजह से हम लोगों को अपनी पॉलिसीज में पूरा ही बदलाव लाना पड़ा। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच्ड वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड रिसीव्ड $7 बिलियन का लोन। ठीक है, अब लोन के लिए उन्होंने बोला कि भाई क्या क्या करो। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शंस हटाओ प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट का रोल कम करो, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हटाओ, यानी कि फिर से वही बात है, इजी करो चीज़ों को, इकोनॉमी को ओपन अप करो। तो इस वजह से हमारे पास मेनली 3 चीज़ें आई, जिसमें सबसे पहले लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है मोर फ्रीडम। देन प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर के जो रोल है उसको बढ़ाना। एंड देन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, यानी बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाना। बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाना, ये मेनली हमारे पास ग्लोबलाइजेशन में आ जाता है। अब ये सब करने के लिए हमने कौन कौन से मेजर्स लिए? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में बच्चों 2 मेजर्स आए, एक है स्टेबलाइजेशन, एक है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्टेबलाइजेशन किसको बोलते हैं? जो शॉर्ट टर्म के लिए करे जाते हैं, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किसको बोलते हैं? जो लॉन्ग टर्म के लिए करे जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए बच्चों क्या क्या रिफॉर्म्स आए, क्या क्या मेजर्स आए? सबसे पहले शॉर्ट टर्म के लिए BOP सही करना, ये जो BOP हमारा डेफिसिट में जा रहा था इसको ठीक करना, महंगाई को ठीक करना, ये जो इन्फ्लेशन हो रहा था इसको कंट्रोल करना। तो सबसे पहले तो यही था कि क्विकली इसको सुधारा जाए। देन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में क्या आता है? ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव करना,
ये जो इनएफिशिएंसी थी इसको खत्म करना, और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप करना, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर डेवलप करना ताकि इकोनॉमी में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हमें देखने को मिले। तो ये बच्चों हमारे पास सबसे पहले फ्रंट पे कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। देन वी हैव, क्या है लिबरलाइजेशन, क्या क्या इसके अंदर हमें रिफॉर्म्स देखने को मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है बच्चों, समझो तुम्हारे एग्जाम में पक्का है, ये मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वाला पेज तो बहुत अच्छे तरीके से अच्छे से याद कर लेना। ये रिवीजन वाला वीडियो तो देख ही रहे हो, इसका डिटेल्ड वीडियो भी जरूर देख लेना बच्चों, ठीक है, क्योंकि लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स पेपर में आए हैं, समझो, ठीक है। चलो देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब ही फ्रीडम होता है, यानी कि जो बहुत सारे सख्त सख्त नियम बनाए हुए हैं उस नियम को खत्म करना है, राइट। तो देखो लिखा हुआ है, इट मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। जो लिबरलाइजेशन का पर्पस था वो था एक तरीके से जो अलग अलग तरीके के लिए लाइसेंसेस है ना, उन लाइसेंसेस को हटाना। तो इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन में 5 तरीके के रिफॉर्म्स आए, याद कैसे करोगे? FFITT, ठीक है, फिट, FFITT। तो सबसे पहले एफ का मतलब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में बच्चों हम लोगों ने आरबीआई के रोल को मेनली चेंज करा, बैंक्स में एक्सपेंशन आसान करा। आप देखते हो आज की डेट में कितने सारे आपको बैंक्स देखने को मिलते हैं, तो आरबीआई का रोल चेंज करा, बैंक्स में एक्सपेंशन करा। देखो क्या लिखा हुआ है, चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का जो रोल है वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बनाया गया। दूसरा, प्राइवेट बैंक्स को अलाउ करा गया कि ठीक है आप लोग आओ पिक्चर में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दी गई, 51% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ करी गई कि बैंकिंग सेक्टर में 51% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है। एक्सपेंशन आसान करा गया कि बैंक्स आसानी से ब्रांचेस वगैरह सेटअप कर सकते हैं। दूसरा बच्चों, दूसरा एफ है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में सिंपल सी बात है कि हमने फॉरेन ट्रेड को इंप्रूव करना था। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल खत्म हो चुका था उसको लेके आना था, तो उसके लिए रुपए को डी वैल्यू करा। डी वैल्यू का मतलब होता है अपनी खुद की वैल्यू कम करना। हमने पढ़ा है ना फॉरेन एक्सचेंज रेट में मैक्रो में, एक होता है डी वैल्यूएशन, एक होता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन खुद होता है मार्केट फोर्सेस से, डी वैल्यूएशन गवर्नमेंट करता है। तो गवर्नमेंट ने खुद को डी वैल्यू करा। क्यों वैल्यू कम करी अपनी? ताकि बाहर वाले को हमारा सामान सस्ता पड़े, वो ज्यादा खरीदे, तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़े। तो देखो क्या लिखा हुआ है, डी वैल्यूएशन हुआ। टू ओवरकम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस रूपी वाज डीवैल्यूड। और उसके बाद फिर थोड़ा सा जब हमारे पास रिजर्व्स आ गए तो फिर हमने इसको मार्केट रेट पे कन्वर्ट कर दिया कि ठीक है अब जो स्टैंडर्ड रेट चलेगा, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट चलेगा वो मार्केट फोर्सेस से चलेगा। देन मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है बच्चों। उसके बाद आई आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रीज में क्या क्या चेंज आए? सबसे पहले जो लाइसेंस था वो कम कर दिया गया, जो हर इंडस्ट्री के लाइसेंस लेना था उसको रिड्यूस करा गया। पब्लिक सेक्टर का रोल कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली कम करा गया। जो हमारे पास पब्लिक सेक्टर के लिए इंडस्ट्रीज रिजर्व थी वो कम करी गई। दूसरा, एसएसआई का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रिजर्वेशन खत्म करा गया। और उसके बाद जो एमआरटीपी एक्ट था, जो एमआरटीपी एक्ट से ही तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी कि भैया हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगा के रखेंगे, हम लाइसेंसिंग लगा के रखेंगे, उसको हटाया गया। तो रिक्वायरमेंट फॉर लार्ज कंपनी टू सीक प्रायर अप्रूवल विल बी एलिमिनेटेड, वो खत्म कर दिए गए। तो हमारे पास FFI। देन वी हैव टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स में बच्चों टैक्सेशन सिस्टम बेटर करा गया, डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस को इजी करा गया, पेपर वर्क कम करने की कोशिश करी गई। और इसमें तो आज तक रिफॉर्म्स चल रहे हैं। आज हमारे पास जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है इनडायरेक्ट टैक्स में। उसके बाद रिटर्न फाइलिंग आसान करी गई, ऑनलाइन सिस्टम को इंटीग्रेट करा गया। तो मल्टीपल रिफॉर्म्स हमें टैक्स में भी देखे गए। इट रेफर्स टू रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, जिनको हम फिस्कल पॉलिसी भी बोल देते हैं। फिर डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों की ही हम बात करेंगे। रेशनलाइज करा गया, इनडायरेक्ट में रिफॉर्म्स आए, प्रोसेस सिंप्लीफाइड करे गए। और लास्ट दूसरा टी आता है बच्चों, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार को आसान करने के लिए क्या करा गया? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस खत्म करे गए। वो जो सीलिंग्स लगाई थी ना, कोटास जो जिनको हम बोलते हैं, जो कोटास थे, जो क्वांटिटी सीलिंग्स थी, इनको हटाया गया। एक्सपोर्ट ड्यूटीज हटाई गई, इंपोर्ट ड्यूटीज कम करी गई, रिलैक्सेशन करा गया इंपोर्ट लाइसेंसिंग पे कि अगर आपको लाइसेंस लेना है इंपोर्ट के लिए तो वो भी आसानी से मिलेगा। तो ये बच्चों ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में आया था। ये पूरा पेज बेटा बढ़िया से याद कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। देन वी हैव प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सर प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन होता है बच्चों जहां पे गवर्नमेंट जो है
अपना कंट्रोल कम करती है और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रोल देती है। तो इट रेफर्स टू शेडिंग, शेडिंग का मतलब श्रिंक करना, ऑफ द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइज, यानी गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है किसी भी गवर्नमेंट एंटरप्राइज पे। सपोज मैं गवर्नमेंट हूँ, मेरी कोई कंपनी है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे से जो चल नहीं रही प्राइवेट सेक्टर चलाए, तो मैं क्या करूँ, या तो इसको पूरा का पूरा बेच दूँ या इसके कुछ शेयर सेल कर दूँ। तो प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है? नंबर 1 ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, नंबर 2 डिसइन्वेस्टमेंट। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब तो ये है कि पूरा का पूरा ही बेच दो। नंबर 2 डिसइन्वेस्ट कर दो, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ इस पर्टिकुलर एंटरप्राइज में उसको डिसइन्वेस्ट कर दो, अपना हिस्सा बेच दो। तो प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से बच्चों हो सकता है। देन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? नाम में ही है। आज हम लोग देखते हैं ना कि हम किसी भी कंट्री से कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, हम दुनिया भर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, मल्टीपल नेशंस के साथ बिजनेस करते हैं, मल्टीपल नेशंस के साथ, वो सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है। इट मींस इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक हो गया बेटा? अब सर ग्लोबलाइजेशन के कुछ मेरिट्स बताओ, डीमेरिट्स बताओ। तो मेरिट्स क्या है? आप ग्लोबल मार्केट में जा सकते हो, आपको नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे, नया नया रॉ मटेरियल आप लेके आ सकते हो, आप ट्रेनिंग कर सकते हो अच्छे से। तो बहुत सारे बेनिफिट्स बच्चों ग्लोबलाइजेशन के होते हैं। और डीमेरिट्स क्या होते हैं? मेनली डेवलप्ड नेशन को फायदा होता है। जैसे इंडिया तो डेवलपिंग है, हम जब किसी भी कंट्री के साथ व्यापार करते हैं तो ज्यादा फायदा उसको होता है क्योंकि उसको बड़ी मार्केट मिलती है। हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है तो इंडिया वालों को कई बार गलत रेट्स भी देते हैं वो लोग, तो ज्यादा बेनिफिट डेवलप्ड नेशंस उठा जाती हैं। दूसरा, जब ग्लोबलाइजेशन आता है तो फिर लोगों के वेलफेयर की बात नहीं होती, क्योंकि आप जिस भी पर्टिकुलर कंट्री के साथ धंधा कर रहे हो वो बिजनेस करने के लिए आया है, वो आपका वेलफेयर देखने के लिए नहीं आया। उसको आपके वेलफेयर से मतलब नहीं है, उसको तो बिजनेस करना है। तो कई बार वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज होता है बच्चों। तीसरा, डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। अब जैसे आप अलग अलग एमएनसीज ले लो या बर्गर किंग ले लो, मैकडोनल्ड्स ले लो, कितना महंगा बर्गर है यार। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को ये रियलाइज कराएगा कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, डिस्पैरिटीज क्रिएट करता है। तो ये एक थॉट प्रोसेस में इनइक्वालिटी लेके आता है, ये भी इसका एक डीमेरिट है। ठीक हो गया बच्चों? देन वी हैव कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, कुछ छोटे छोटे टर्म्स, जैसे कि नंबर 1 आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है? जब हम हमारा कुछ काम किसी और देश से करवाते हैं जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंडिया जो है बहुत सारी यूएस की कंट्रीज, यूएस की कंपनीज, बहुत सारी यूके की कंपनीज, बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज के लिए काम करता है। ठीक है ना? तो इंडिया ऐसा क्या कर रहा है? इंडिया एक बहुत फेवरेबल एक तरीके का जगह है आउटसोर्सिंग के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेबर चीप है, यहाँ पे स्किल्ड लेबर आसानी से मिल जाती है। तो आउटसोर्सिंग क्या है? हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक हो गया बेटा? उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम में ही है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ही है कि वर्ल्ड ट्रेड अच्छे से चले, डेवलप हो सके, पूरे वर्ल्ड में बढ़िया तरीके से व्यापार हो पाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, डिस्पैरिटी ना हो। फाउंडेड इन 1995 एज द सक्सेसर ऑफ द गैट। गैट क्या है? जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहले गैट बोलते थे, बाद में इसको डब्ल्यूटीओ किया गया। इसका कारण क्या है? क्यों लाए गए बेटा? ग्लोबल रूल्स बनाने, रेगुलेशंस बना लें और ये चेक करना कि वर्ल्ड अच्छे से पूरा वर्ल्ड डेवलप हो पाए। ठीक है जी? अब कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इंडिया शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। कुछ बोलते हैं कि डब्ल्यूटीओ का मेंबर इंडिया को नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा डेवलप्ड नेशंस पे फोकस करते हैं, डेवलपिंग नेशंस के साथ चीटिंग करते हैं। तो कई बार ऐसी चीज आपसे पूछ सकता है कि कुछ स्कॉलर्स डब्ल्यूटीओ के अगेंस्ट क्यों हैं, क्योंकि आप 2 पॉइंट लिख के आओगे कि मेनली ये डेवलप्ड नेशंस को फायदा करते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ चीटिंग भी करते हैं, उनकी इकोनॉमी को जबरदस्ती ओपन कराते हैं और उनका सारा का सारा एडवांटेज ये लोग ले लेते हैं। देन वी हैव बायलेटरल ट्रेड। जो ट्रेड बच्चों 2 कंट्रीज के बीच में होता है उसको बायलेटरल बोलते हैं। ठीक है? ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज। मोर देन 2 है तो मल्टीलेटरल बोलते हैं। जैसे यूनिलेटरल था ना, वन साइडेड, बायलेटरल बोथ वेज, मल्टीलेटरल मल्टी वेज, ऐसे ही है। टैरिफ बैरियर्स आप समझते ही हो बच्चों, टैक्सेशन बैरियर्स, राइट? स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। इसके बाद बच्चों नॉन टैरिफ बैरियर्स आ रहे हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब जिनका टैक्सेस से मतलब नहीं है। टैरिफ बैरियर्स जो टैक्स के फॉर्म में है, नॉन टैरिफ जो टैक्स के फॉर्म में नहीं है। देन वी हैव एक छोटा सा टॉपिक, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी। डीमोनेटाइजेशन आप समझते हो, जहां पे हम लोग कुछ करेंसी को लीगल टेंडर से हटा देते हैं, उसको डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं। इसके फीचर्स अच्छे से याद कर लेना, आ जाता है।
टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर है ये, कि हम अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें, हम अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ, करेंसी को देख पाएँ कितना गया है इकोनॉमी में, कितना नहीं गया, टैक्स की चोरी कम हो सके, क्योंकि इसके अंदर फिर लोगों के पास कैश नहीं होगा, उनको जब डिमोनेटाइजेशन होता है तो आपको जमा करके दूसरे नोट लेने पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट के नोटिस में आता है कि इसके पास कितना पैसा है। तीसरा, आपकी सेविंग को एक फॉर्मल सिस्टम में डाला जा रहा है, जो लोगों ने घर में कैश रखा हुआ है उसको एक फॉर्मल सिस्टम में डाला जा रहा है, उससे सेविंग की हैबिट बढ़ती है। चौथा, एक लेस कैश या फिर कैश लाइट इकोनॉमी बनाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। और जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें मल्टीपल टैक्सेस को खत्म करके एक टैक्स बनाया गया। ध्यान रखना, इनडायरेक्ट टैक्स है बच्चों। सही है जी। अच्छा, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी की डेट्स जरूर याद रखना, इनकी डेट्स नहीं भूलनी, ठीक है। 2016 का ये है, 2017 का ये है। परफेक्ट सर, ये भी सही हो गया। अब कुछ लोग ये पूरी की पूरी एलपीजी की फेवर में थे, कुछ लोग एलपीजी के अगेंस्ट थे। जो लोग फेवर में थे वो क्या बोले कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ इससे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया आपके पास बाहर से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए, एक्सपोर्ट बढ़ गए, इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ, प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम मिला। तो अगर पॉजिटिव्स पूछेगा तो आपको ये सब लिख के आना है। कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे, अगेंस्ट वाले क्या बोलते हैं? नंबर 1, बेरोजगारी अब भी वैसी की वैसी है। तीनों रिफॉर्म्स में किसी ने भी एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं करा, जबकि हमारा देश एग्रेरियन कंट्री है, तो फिर तरक्की कैसी भाई? फिर तो फायदा सिर्फ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को हो रहा है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं करा गया। इंडस्ट्रीज में भी इतनी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली जितनी हमें मिलनी चाहिए थी। इंडस्ट्रीज में भी हमारे को जितनी डेवलपमेंट इतने सालों में होनी चाहिए थी वो इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई। उसके बाद इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करा वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि जो चीज़ डिसइन्वेस्ट होनी चाहिए थी वो करी नहीं, जो चीज़ पहले से ही डेड थी उसको डिसइन्वेस्ट किया। टैक्स पॉलिसी हमारी इनइफेक्टिव है, जो हमने टैक्सेशन में चेंजेस करे वो इनइफेक्टिव है, और लोगों को आज भी टैक्स को समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, कंट्री जो है हमारा एक कंज्यूमरिज्म बेसिस बन गई है, यानी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक चीज़ें पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। मल्टीपल वैरायटीज आ गई हैं जहाँ पे लोगों को छोटे छोटे बिजनेस के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ अनबैलेंस ग्रोथ है, एक रीजन में ग्रोथ है तो दूसरे में नहीं है। आप हमारे देश में ही देखो, अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बैठा हूँ सहारनपुर में, और सहारनपुर के आसपास बहुत सारी सिटीज़ बहुत डेवलप्ड हैं, सहारनपुर डेवलप्ड नहीं है। थोड़ी सी आगे चलो 30-40 किलोमीटर पे बहुत सारी आपको सिटीज़ दिख जाएंगी, और वहीं पे सहारनपुर से पास में बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो उससे भी बेकार है, उतनी भी डेवलप्ड नहीं है। तो अनबैलेंस ग्रोथ है, कहीं पे ग्रोथ है कहीं पे ग्रोथ नहीं है। ये बच्चों इसके क्रिटिसिज्म आपको आने चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद बेटा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाती हैं इसके अंदर भी, जैसे जो हमारा गैट है वो कब इस्टेब्लिश हुआ? 1948। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हमारे पास 1991। WTO जो है वो 1995। उसके बाद क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस आ गए, मेक इन इंडिया आ गया सितंबर 2014, डीमोनेटाइजेशन 2016, जीएसटी 2017। तो ये आपको पता होना चाहिए। डन है बच्चों। इसी के साथ चैप्टर 1 खत्म, चैप्टर 2 खत्म, चैप्टर 3 खत्म। अभी शाम को 5 बजे बैठेंगे लाइव और इनके PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो निपटाएंगे। पेपर तुम्हारा बढ़िया तरीके से तैयार कराऊंगा। आज किसी भी तरीके से आपको खत्म कर देना है यूनिट 1 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कल फिर और मेहनत करनी है, टुमारो इज गोइंग टू बी अनदर लॉन्ग डे। कोई बात नहीं, करेंगे, उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।